नमस्कार, मैं हूं प्रवीण द्वे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से अलग अलग जगह जड़ें जमा चुके माफियाओं पर नकेल कसने के साथ साथ विकास के मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वे जल्द ही कोई बड़ा बेंचमार्क सेट करने वाले हैं। नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ यूं तो कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हो रही, लेकिन सरकार भी उसमें भरपूर तत्परता दिखा रही है। 5 जून से जो अभियान शुरू हो रहा है वाटर बॉडीज की सक्रियता को बढ़ाने का, उसका एक हिस्सा यह भी है कि नदियों तालाबों के किनारों पर जो अतिक्रमण हुए हैं उन्हें हटवाया जाएगा। आज उन्होंने अवैध रेत खनन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने और उनकी मशीनों को जब्त करने के निर्देश भी दिए। कल जबलपुर कलेक्टर ने जो स्कूलों की अवैध गतिविधियों और पेरेंट्स को चूना लगाने वाले स्कूल संचालकों पर एफआईआर की थी, वो भी जाहिर है कि बिना सरकार की मर्जी के करेगी नहीं। आज बात इसी मसले की करेंगे कि क्या डॉक्टर यादव उन तमाम विषयों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो जनता से प्रत्यक्ष जुड़े हैं। आज की हाई लेवल मीटिंग में भी उन्होंने एजेंडा रखा कि आम आदमी को राहत, प्रदेश में विकास की प्रक्रिया को गति देने, जन सामान्य की समस्याओं को कम करने, प्रशासनिक और विभागीय दक्षता व क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तहसील, विकासखंड, जिलों और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाए। प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं को समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। इस उद्देश्य से राज्य सरकार के विभाग रेलवे को हर संभव मदद करें। इसके साथ ही प्रदेश में नए रेल रूट कहां बन सकते हैं, ये प्रपोजल भी बनाए जाएं। आज की मीटिंग का मसला प्रदेश के दूरस्थ अंचलों को बड़े शहरों से जोड़ने, परस्पर दूरी कम करने व तेज गति से विकास के लिए नए एक्सप्रेसवे की कार्य योजना बनाने पर भी था। इसके अलावा प्रदेश में कॉलेजों के समायोजन की आवश्यकता पर भी बात की गई, यानी जहां मांग हो, पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध हो, वहीं कॉलेज संचालित किए जाएं। सरकार की रफ्तार और कोर एजेंडे से जुड़े मसलों पर जो हैं उन पर बहुत सारे सवाल हैं, जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन, सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। पहले ये सूची देखिए, ये उन नर्सिंग कॉलेजों की है जिनकी कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने मान्यता रद्द कर दी है। भले ही अभी अधिसूचना लगी है, लेकिन सरकार के आने वाले दिनों में काम करने का जो अंदाज सामने आ रहा है, जिसे पूर्वानुमान कह सकते हैं, वो बहुत उम्दा है। केवल नर्सिंग कॉलेज नहीं, जबलपुर में भी कलेक्टर ने जिस तरह से 11 स्कूल संचालकों पर एफआईआर की, उन्हें अरेस्ट किया क्योंकि वे पेरेंट के साथ कई तरह का फर्जीवाड़ा करते थे, इसे ऐतिहासिक ही कहा जाएगा। सवाल यह भी होना चाहिए कि क्यों बाकी जिलों के कलेक्टर दीपक सक्सेना की तरह नहीं हो सकते? क्यों उन्हें ये फर्जीवाड़े नहीं दिख रहे? बिल्डर के बाद ये अलग तरह का सिंडिकेट है एजुकेशन माफिया का, जो सीधा आम लोगों से जुड़ा है। जब भी आम लोगों से जुड़े मसले पर सरकार या उनकी कोई इकाई नजर में आने लायक कार्रवाई करती है, तो उसका ग्राफ और आदर दोनों जनता की नजर में सीधा बढ़ जाता है। अभी जो कार्रवाई हुई है वो 11 स्कूलों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 11 स्कूलों से हमने जो अवैधानिक फीस वसूली है, करीब 81 करोड़ 30 लाख की अवैधानिक फीस वसूली है, उसको वापस करने का निर्णय दिया है। और 11 स्कूल प्रबंधन के अगेंस्ट में साथ में कुछ पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कराई है। कुल मिला के 80 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। इसके साथ में जानकारी दी है कि 20 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। स्कूलों की जाँच हुई है, उस 11 स्कूलों की जाँच का जो एवरेज आया है, उसको यदि हम 60% पे कैलकुलेशन करते हैं तो 240 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। चुनाव जब हो चुके होंगे तो नंबर गेम में वैसे भी विपक्ष सत्ता पक्ष से पिछड़ ही रहा होगा। ऐसे में अब बारी परसेप्शन की है। ये ठीक है कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी घटनाएं जरूर कुछ ऐसी हो रही हैं कि सरकार की छवि पर बट्टा लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि उसे भी थाम लिया जाएगा। विपक्ष समझ रहा है कि यदि सरकार जनता से जुड़े मसलों पर ऐसे ही आक्रामक रही तो अगले चुनाव तक लोगों के मानस में बेहतर मुकाम बना लेगी। विपक्ष इसी वजह से आरोप लगा रहा है कि ये कार्रवाई अभी वैसी संतोषजनक नहीं कही जा सकती जैसी किसी जनप्रिय सरकार को करना चाहिए। चाहे नर्सिंग का इतना बड़ा कलंक मध्य प्रदेश में, जिसमें जांच करने वाले ही लगातार अब रिश्वत के मामले हो, चाहे अपराध की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात हो, चाहे करप्शन के हिस्से की बात हो, क्या कारण है कि अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, डकैती बढ़ती जा रही, चोरियां बढ़ती जा रही। आप फिर से मेरा आग्रह है, जितनी जल्दी हो मुख्यमंत्री जी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, समीक्षा करें गृह मंत्री होने के नाते, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनाव के फौरन बाद किसी भी गांव में अचानक अपना हेलीकॉप्टर उतारेंगे और वहां की व्यवस्थाएं देखेंगे।
इससे फायदा ये होगा कि जिले की व्यवस्थाएं डर के कारण ही सही लेकिन पहले से बेहतर तो हो जाएंगी। मोहन यादव का ये नायक अवतार जनता के मन में कितनी जगह बना पाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का सबसे पहले आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है रविंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व MLA भी हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र जी का। दूसरे मेहमान है शशिकांत शुक्ला, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। शशिकांत जी का भी बहुत स्वागत। तो तीसरे मेहमान है मृगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृगेंद्र जी का भी स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं शशिकांत जी से ही। तो शशिकांत जी, ये जो रफ्तार दिख रही है गवर्नमेंट की, अभी तो अधिसूचना लगी नहीं, माफ कीजिए हटी नहीं, और रफ्तार बहुत तेज, तो किस बात की है? जल्दबाजी है? देखिए, जल्दबाजी नहीं, समय रहते अभी ये शिक्षा का सेशन प्रारंभ हो रहा है। यदि अभी शुरुआत नहीं की जाएगी, यदि रोका नहीं जाएगा तो शिक्षा के सेशन तो आधे बीत जाने के बाद, सारे लोगों से फीस वसूलने के बाद यदि शिक्षा संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो अधूरी होगी। यदि नर्सिंग कॉलेज को इसी तरह छोड़ दिया जाएगा, जो अयोग्य है, जो नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्ती से नहीं होगी तो विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष भी बेकार होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए सही समय पर समय रहते सख्त कदम उठाए जाएं। डॉक्टर मोहन यादव जी का स्पष्ट निर्देश है कि मध्य प्रदेश में कोई माफिया नहीं चलेगा, चाहे बालू माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे वो अन्य माफिया हो, कोई भी माफिया मध्य प्रदेश में गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। यदि कोई माफिया ऐसी कोई कार्रवाई करता है जो नियम सम्मत नहीं है, जो हमारे मध्यम क्लास के, हमारे पेरेंट्स, हमारे गरीब पेरेंट्सों के ऊपर शिक्षा के क्षेत्र में जो लूट होती है या अन्य क्षेत्रों में जो कार्रवाई होती है, ऐसा कोई काम गैर कानूनी काम करने नहीं दिया जाएगा। सख्ती से निपटा जाएगा। मध्य प्रदेश को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा जाएगा। विकास के रास्ते पर मध्य प्रदेश को आगे ले जाएगा। ठीक है, रविंद्र जी को इन कर लेते हैं। रविंद्र जी, जो जिस तरह से स्पीड में दिख रही है गवर्नमेंट, आपकी टिप्पणी, आप इसे ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? जो भी आपकी सोच हो बताइए जरा दर्शकों को। नहीं, स्पीड में केवल दिख रही है, अच्छा। स्पीड में काम नहीं कर रही है। क्या है कि जैसे अभी कहा ना हमारे प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता जी ने, कि रेत माफिया, अभी हमारे मुरैना में ही ट्रैक्टर से कुचल के रेत माफिया ने हत्या कर दी, पिता पुत्र। और ये मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में माफिया राज है। और इस सरकार की, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा था कि कोई माफिया नहीं बख्शा जाएगा, हम उल्टा लटका देंगे, गड्ढे में गाड़ देंगे। तो 20 साल में माफिया खत्म ही नहीं कर पाए, तो अब तो नहीं मुझे लगता ये खत्म कर पाएंगे, क्योंकि माफियाओं को संरक्षण देना ही सरकार का काम है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और कह दूं कि केवल ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी। सच्चाई ये है कि धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस समय फंड मैनेजमेंट इतना बिगड़ा हुआ है, इतनी स्थिति खराब है कि पूरा प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है। 51,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा है। अभी कर्मचारियों की तनख्वाह जो है वो दूसरे फंड से ट्रांसफर करके दी गई है, ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, और बिल्कुल ठोस जानकारी। और सरकार दावा कर रही है कि हमारे पास 4 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन बजट है, स्थिति इतनी खराब है कि परिसंपत्तियां बेच करके काम चला रहे। कांग्रेस का रोना धोना केवल उनके दिमाग में रहता है कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। पर संपत्तियां कांग्रेस के जमाने की जो इकट्ठी की हुई उसी को बेच रही सरकार, और कह रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ठीक है। तो कब तक? मैं समझता हूं 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। किसानों की आमदनी दोगुने करने की बात आती है तो दिल्ली में अगर किसान 3 काले कानून पे अगर आंदोलन करते तो 732 किसानों की शहादत हो जाती है। आ जाऊंगा, बहुत पूरी मोटी बात आपकी लगी। तीसरे मेहमान को इनकर लेते हैं, मृगेंद्र सिंह हमारे साथ। दुबे जी, एक निवेदन और कर रहा हूं जी, करिए। कि जैसे विकास यात्रा निकाली गई, विकास यात्रा में 15 करोड़ रुपया एक जिले का खर्चा है। आप लिखिए, जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई का उल जलूल खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जनता पूछ दे, पूरी लगभग सारी बातें ले ली। रविंद्र जी, बहुत वक्त है, अभी तो आऊंगा, लगातार हम इसी बात पे विमर्श करेंगे। एक बार मृगेंद्र जी को इन करता हूं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मृगेंद्र जी, इस स्पीड को अगर आप देखें, आप तो बहुत विद्वान जर्नलिस्ट हैं, आप देखें कि मैक्सिमम जो डिसीजन है वो सारे वो हैं जो कॉमन मैन से जुड़े हुए, जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। जो अनिल कपूर की जो मूवी आई थी नायक की तरह इमेज बिल्डिंग कराने वाले डिसीजन हैं जो आज के हैं। आपकी टिप्पणी आज के इस सब फैसलों को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही है, नायक की तरह वो निर्णय ले रहे हैं और कार्रवाई जनता का सीधा असर है। लेकिन प्रवीण जी, सवाल ये है कि आखिर ये स्थितियां बन क्यों रही? हम कहते हैं रेत माफिया,
रेत माफिया के हौसले क्यों बुलंद है? किससे उनके संबंध हैं? क्यों कलेक्टर एसपी कार्रवाई नहीं करते? क्या जब मुख्यमंत्री जी कहेंगे तभी कार्रवाई करेंगे? जिले के अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या केवल आम पैसा कमाना है, जनता को परेशान करना, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? ये जो काम मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कार्रवाई, ये तो रूटीन कार्रवाई जिला प्रशासन के अधिकारियों को करना चाहिए, क्यों नहीं करते? अगर नहीं करते ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। आप देखिए रेत माफिया की बात हो रही, किस जिले में अवैध रेत नहीं उत्खनन नहीं हो रहा? अभी तक देखिए कई जिलों के टेंडर नहीं हो पाए हैं, टेंडर हो गए, पर्यावरण से अनुमति नहीं मिली है, फिर भी रेत निकल रही है। दूसरी अवैध अतिक्रमण आखिर कौन करता है? किसने किया अतिक्रमण? आप देख लीजिए कितने नालों पर मकान बने हुए, कितने नदियों में अतिक्रमण हो गए हैं, कितने नदियों के रास्ते बदल दिए गए हैं, कितने कुएं तालाब पाट के उसमें मकान बना दिए गए हैं। आखिर ये जो बनाया है किसी लिए कौन जिम्मेदार है? आप बात कर रहे थे नर्सिंग कॉलेजों की, आखिर नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता किसने दी? क्या उस अधिकारी पर कार्रवाई हुई जिसने मान्यता दी? या उस विभाग का मुखिया कौन था, उस विभाग का मंत्री कौन था, उस विभाग के पीएस कौन थे? किसी से पूछा गया क्या? कार्रवाई क्यों हुई? इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही प्रवीण जी, बच्चों की हो रही। आखिर बच्चों के अभिभावकों की क्या गलती है? उनने जो कॉलेज बताया गया कि हमें सुविधाएं हैं, ये चीज़ें हैं, जाकर उन्हें एडमिशन दिया और उसने पैसे भी लगाए अब बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब अगर गलत निर्णय है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बच्चों क्यों जिम्मेदार? बच्चों की लाइफ खराब हो रही, 4-4 साल से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप व्यापम में भी देखिए बच्चों तक को जेल भेज दिया गया, लेकिन जो माफिया जो कार्रवाई करते हैं उस पर क्यों कार्रवाई? हम ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करते कि भविष्य में लोग इस तरह के काम करने का हिम्मत ना जुड़ा सके? तो बड़ी बात यह है ना कि हम केवल कार्रवाई दिखाने के लिए शुरू में, जब तक मुख्यमंत्री थोड़ा टाइट रहते होती है, उसके बाद सब बंद कर दी जाती है। जब तक इस तरह के लोगों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह की कार्रवाइयाँ चलती ही रहेंगी। शशिकांत जी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं मृगेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि नज़ीर बनना चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो सतही तौर पे ना हो। दूसरा, मैं सहमत हूं उनकी बात से कि क्यों मुख्यमंत्री को कहना पड़े कि प्रत्येक जिलों में रेत उत्खनन नियमानुसार हो, उत्खनन में अवैध रूप से लगाई गई मशीनों को तत्काल जब्त किया जाए। ये तो कलेक्टर और बाकी जो भी खनिज विभाग के अधिकारी इनको खुद से करना चाहिए। बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कि नजीर बनना चाहिए, तो नजीर आज जबलपुर के 6 लोगों पर कार्रवाई, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, जो माले के संचालक हैं, उनको बाकायदा कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजा गया। सबको दिख रहा ये नजीर हुई बनी। आज तक कभी जबलपुर में ऐसा नहीं हुआ या मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं कठोर कार्रवाई नहीं की गई जो वर्तमान में कठोर कार्रवाई की गई है। नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई की गई है, वो सामने वो नजीर बनती दिख रही है। तो नजीर बनाने का प्रयास पूरी तरह हो रहा है। अपराध को रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई भी आवश्यक है, कठोर कार्रवाई भी आवश्यक है, सुधारात्मक कार्रवाई भी आवश्यक है। लेकिन सुधारात्मक कार्रवाई जब पर्याप्त ना हो तो निश्चित रूप से दंडात्मक और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जो कठोर दंडात्मक कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। और जहां तक आपका कहना है कि जिले का जो प्रशासन है वो स्वयं में कार्रवाई क्यों नहीं करता, क्यों प्रदेश जब एक्शन लेगा तभी वो कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से इस पर विचार किया जा रहा है और सख्ती से निर्देश दिए जा रहे हैं। ये जो कार्रवाई केवल समय के लिए नहीं, ये पूरे समय के लिए कार्रवाई की जाए और ये किसी प्रकार का संरक्षण मध्य प्रदेश की किसी इकाई के द्वारा नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार थी, आपको याद हो, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो उनके खनिज मंत्री के खिलाफ उनके कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे कि खनिज मंत्री मध्य प्रदेश में रेत माफिया, बालू माफिया, खनिज माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। ये स्थिति मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। किसी मंत्री के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, किसी एमएलए के खिलाफ नहीं हो रहा। ऐसा संरक्षण न सरकार देगी न भविष्य में से उम्मीद की जाए। हम शक्ति के साथ निपटेंगे। ये कार्रवाई बराबर 12 महीना हो, एक सी कार्रवाई हो, इसका प्रयास मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाए। रविंद्र जी को इनकलता, रविंद्र जी ये बात तो मानेंगे आपके, माइनिंग पे किसी दल का ठप्पा नहीं है। मतलब जिस भी दल का हो, माइनिंग चलती है नेताओं के संरक्षण से ही। इलाके बटे होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। तो कुछ हद तक सिस्टम भी तो मतलब एक जिम्मेदार है इन सब चीजों को लेके। देखिए, चंबल संभाग की दुबे जी अगर मैं बात करूं, हमारे क्षेत्र में चंबल आती है और पूरे प्रदेश में रेत का खनन चलता है। नर्मदा में, तमाम अलग अलग नदियों में, सिंध में टेंडर भी हुए कुछ जगह। लेकिन चंबल पे मैंने कई बार विधानसभा में प्रश्न भी उठाया और अभी दोबारा मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि चंबल में श्योपुर जिले से, मध्य प्रदेश में श्योपुर से प्रवेश होता है चंबल का। श्योपुर, मुरैना, भिंड होकर के जालौन पे समाप्त होती जाकर के उत्तर प्रदेश के जालौन में।
करीब 20 घाट ऐसे हैं, 25 घाट जो खोले जा सकते हैं। अगर रेत माफिया रोकने की क्षमता नहीं है सरकार में, क्योंकि 20 साल से मैं लगातार देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 70 लोगों की हत्या हो गई रेत माफियाओं के द्वारा, 70 लोगों की। मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले को मिलाकर के 70 लोगों की शहादत हो गई, लेकिन सरकार ने कोई उस पर कानून नहीं बना पाया। एक डीएसपी की भी हत्या हो गई, पुलिस ने रोका, ट्रैक्टर को रोका, ट्रैक्टर डीएसपी के ऊपर चढ़ा दिया। एक प्रोबेशनरी आईपीएस भी हुए थे उसी वक्त। तो मैं ये कह रहा हूं कि उससे बेहतर ये है कि सरकार निर्णय ले कि चंबल में 20 घाट, श्योपुर में, मुरैना में, चाहे दिमनी अंबा का क्षेत्र हो, चाहे भिंड का क्षेत्र हो, वहां अगर खदानें खोल करके बाकायदा टेंडर कर दिए जाएं तो सरकार को रेवेन्यू में मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा और ये आए दिन जो हत्याएं होती हैं वो रुकेंगी। ये मेरा एक सरकार को सुझाव है चैनल के माध्यम से, और मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया। तो इससे बेहतर कुछ नहीं है चंबल के लिए। बाकी प्रदेश में रेत माफिया रोकने की बात है तो रेत माफिया सरकार तो नहीं रोक पाएगी। ये हमें समझ में इसलिए आ रहा है कि लगातार 20 साल हो गए, 70 लोगों की हत्या हमारे क्षेत्र में हुई, पूरे प्रदेश में क्या हाल है इसको सोचा जा सकता, समझा जा सकता है। मृगेन जी को एक बार इनके रहते हैं। मृगेन जी, ये पहले ही सवाल का एक सिरा जो मैंने आपसे पहली बार पूछा था उसी का दूसरा ये कि जितने भी डिसीजन मुझे दिख रहे हैं, भाई कॉलेज से जुड़ा हुआ, वो आम आदमी से जुड़ा हुआ, छोटे शहर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले जो पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर, इनकी व्यवस्था में कोऑर्डिनेशन किया जाए, संभागों का निर्धारण भी किया जा सकता है, यानी पुनर्सीमांकन जैसा भी, अगर मैं जो समझ पा रहा हूँ मोटी मोटी बात वो ये, जहाँ जहाँ रेल लाइन बंद है या जो प्रपोजल ठीक से नहीं गए वो दोबारा बनाए जाए, स्टेडियम बने कॉलेज में। तो ये सीधा एक तरह को नहीं लगता आपको कि कोई नया बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं मोहन यादव? निश्चित रूप से जो भी निर्णय ले रहे हैं सरकार के निर्णय से आम जनता को राहत देने वाले निर्णय हैं। जैसे अभी रविंद्र सिंह जी बोल रहे थे कि आखिर रेत के टेंडर क्यों नहीं हो पाते? रेत के पूरे टेंडर कर दीजिए ना। रेत के टेंडर हो जाएंगे तो आम जनता को सस्ती रेत भी मिलेगी। और जो माफिया और इस तरह के लोग होते हैं जो पुलिस या राजस्व या खनिज अधिकारियों से मिलकर अवैध रेत उत्खनन करते हैं, वो अपने आप बंद हो जाएगा। इससे सरकार की आय भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो सरकार आखिर क्यों नहीं करती है ऐसा काम कि उसको जितने भी घाट हैं सबको अपन टेंडर कर दें। अब टेंडर के बाद होता क्या है कि जब ठेकेदार में अगर कहीं बाहर के कोई आ गया तो फिर वहाँ के लोकल लोग उनको खोदने नहीं देते हैं, तरह तरह परेशान करेंगे, छोड़ के चला जाए। आप उठा के देखिए कितने रेत के ठेके, कितने लोग चले गए। ये सब जो मूल चीज़ें हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक इसके लिए दोषी अधिकारी या नेता जो भी इसमें शामिल है, जब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक नजीर नहीं बनेगी, तब तक इस तरह के होते रहते हैं। आप देखिए अवैध उत्खनन कर रहे हैं, आप पोकलाइन जब्त कर लीजिए, जेसीबी जब्त कर लीजिए, जो मशीनें, ट्रक, डंपर सब जब्त कर लीजिए। कई तो खबरें ऐसी आती हैं कि थाने से छुड़ा के ले गए, ट्रैक्टर छुड़ा के ले जाते थाने से, दिलेरी से। भाई उस क्षेत्र का थाना प्रभारी कौन है, एसडीएम कौन है, तहसीलदार कौन है, खनिज अधिकारी कौन, इनको खिलाफ कार्रवाई करिए ना कि आप क्यों ऐसा हो रहा है। जब तक इनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो केवल कि हमने इतने ट्रक पकड़ लिया, इतने डंपर पर कार्रवाई, तो इससे नहीं रुकने वाली है। फिर जहां मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा, मुख्यमंत्री 10-15 दिन चले ही कार्रवाई, जब देखेंगे जब तक मुख्यमंत्री सख्त है, रोज समीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद फिर पुराने ढर्रे पर, जब तक इसका संरक्षण देने वाले अधिकारियों की के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप देखिए इस समय अगर सबसे ज़्यादा पोस्टिंग के लिए कहाँ मारामारी है, रेत वाले जिले में। आप सिगरौली को देख लीजिए, सीधी जिले को देख लीजिए, छतरपुर को देख लीजिए, भिंड को देख लीजिए, होशंगाबाद को देख लीजिए, सीहोर को देख लीजिए। जहाँ रेत सबसे ज़्यादा है वहाँ पोस्टिंग की सब ज़्यादा मांग क्यों है आखिर? बार बार वही अधिकारी घूम फिर के वहीं पहुँच जाते हैं। अब उनको पता करिए, उनके कोई न कोई रिश्तेदार जरूर इस मामले में लिप्त होंगे। जब तक इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ठीक है। जब तक मुख्यमंत्री जी सख्त रहेंगे, 2-4 डंपर जब्त हो जाएंगे, 10-20 पोकलाइन हो जाएंगी, 100-200 डंपर और जब्त हो जाएंगे, मशीनें जब्त हो जाएंगी। लेकिन जो मूल है कि अवैध उत्खनन कैसे रुके, अवैध काम कैसे रुके, तब तक वो नहीं हो सकता। यही जवाब लेने चलते हैं शशिकांत जी के पास। शशिकांत जी, मृगेन जी का जो भाव है वो ये है कि ऊपर की पीली पड़ी हुई सूखी हुई पत्तियां तोड़ने के बजाय जड़ पर काम करिए। वो कह रहे हैं कि ऐसी 1-2 पीली पत्ती तोड़ भी लोगे आप तो उससे पूरा पेड़ दुरुस्त नहीं होगा, जड़ पर काम करना होगा। ये भाव है मृगेन जी का, आपकी टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल मृगेन जी का भाव सही है और मध्य प्रदेश शासन इसी हिसाब से काम कर रहा है। ये बात सही है कि प्रशासनिक अधिकारी की
उच्च अधिकारी से लेकर के थाना प्रभारी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए कि इस क्षेत्र में कोई माफिया सक्रिय होता है, कोई रेत का माफिया पकड़ा जाता है तो इसके लिए जवाबदारी सबकी होगी। इस ढंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होगी तो निश्चित रूप से इनको लगेगा। और मध्य प्रदेश शासन का डॉक्टर मोहन यादव जी का जो ये निर्णय है, जो निर्देश है, तो शक्ति का कदम है। मैंने जैसा पूर्व में कहा, ये सिलसिला लगातार चालू रहेगा। ये फॉर द टाइमिंग या जनता में अपनी इमेज बनाने के लिए नहीं, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचाने के लिए, मध्य प्रदेश की जनमानस को लाभ पहुंचाने के लिए। तो रविंद्र जी जो सवाल उठा रहे थे वो भी ले लीजिए कि वो कह रहे टेंडर क्यों नहीं करा देते हैं आप लोग, फिर टेंडर करा दीजिए तो इलीगल जो माइनिंग है वो रुक जाएगी। देखिए, प्रवीण जी का भी 70 साल थी। प्रवीण जी ने कहा कि 20 साल में इतने लोग मारे गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो 70 साल पहले तो कोई नियम कायदा नहीं था। वही लोग रेत माफिया थे जो सत्ता के पक्ष के लोगों के आगे पीछे घूमते थे, कार्यकर्ता हुआ करते, समर्थक हुआ करते थे। इतिहास उठाकर देख लो, हर जगह रेत माफिया कौन निकलेंगे, या तो कांग्रेस समर्थक या कांग्रेस के नेता। ये 70 साल इन्होंने किया, इस 20 सालों पर आरोप लगा रहे। हजारों लोग उनके अंदर पहले मारे जा चुके हैं, तो इस पर क्या होने वाला है? तो किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, जहाँ तक सवाल ये है कि रेत के लिए पॉलिसी बनाई जाए, जैसा कि सुझाव दिया रविंद्र जी ने, अब उनके सुझाव का स्वागत करते हैं। ऐसी कोई पॉलिसी जिससे मध्य प्रदेश का भला हो, माफिया समाप्त हो, और सारे स्पेशलिस्ट बैठकर पॉलिसी तय करें, सारे विशेषज्ञ तय करें, शासन प्रशासन सभी बैठ करके तय करें, और ऐसी योजना बने तो बहुत अच्छी बात है। और शासन प्रयास करेगी, और आप जैसा अभी रविंद्र जी सुझाव देते, ऐसे सारे लोग सुझाव दें तो सुझाव स्वीकार। रविंद्र जी को इन करते। रविंद्र जी, एक सेकंड पार्ट इस डिबेट का और ले लेते हैं, वो है इन्वेस्टर समिट। आपकी मतलब पहले इनकी गवर्नमेंट में हमने देखा, शिवराज जी के वक्त, आपकी जब गवर्नमेंट रही तब भी देखा इंदौर में इन्वेस्टर समिट हुई। इन्होंने एक कर दिया, सीएम ने एक नया प्रयोग कि भाई जिलों में कराओ या इलाकों में कराओ, महाकौशल का, मालवा का, यहाँ वहाँ, और लोगों को कम से कम उस इलाके के लोगों को रोजगार मिले। इस अभियान या इस स्कीम को आप कैसे देखते हैं रविंद्र जी? इन्वेस्टर मीट के मामले में अगर हम इन्वेस्टर समिति की बात करें तो केवल वो इन्वेस्टर दिखाने के लिए तो हुई, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश में कोई इन्वेस्टर बुला नहीं पाई सरकार। 20 साल हो गए। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा चंबल संभाग है, ग्वालियर चंबल संभाग, हमने विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया पिछले कार्यकाल में, और मैं फिर कह रहा हूं, कई चैनलों के माध्यम से मैं बोलता रहता हूं, चंबल में हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है, आसन, क्वारी, सिंध के भेड़ों में, लेकिन पूरे 20 वर्ष में एक भी बार चंबल संभाग में इन्वेस्टर समिट नहीं हुई। और यहाँ बहुत बहुत ज्यादा आयाम भी हैं। यहाँ जमीन हजारों एकड़ पड़ी हुई है, पानी का साधन है, लेकिन अगर यहाँ उद्योगपतियों को बुलाया जाए, उद्योग धंधे लगाए जाएं, तो लोगों को काम मिल सकता है। यहाँ बहुत बड़ी जरूरत है। जो माफिया नहीं, तो अभी इन्होंने यही तो प्लान किया है, इलाकेवार, हो सकता है चंबल में भी करें, मतलब जब उन्होंने प्लान किया तो ये 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन चंबल के क्षेत्र की मैं बात पर्टिकुलर इसलिए कर रहा हूं कि मैं वहां से आता हूं। ठीक बात। यहाँ तो केवल डाकू बदमाश कह करके चंबल को समाप्त कर दिया जाता, विधानसभा में बात चल रही, जबकि चंबल में मैंने कई बार कहा कि यहाँ कोई डाकू बदमाश नहीं हुआ, अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले लोग बागी हुए। लेकिन आज वो स्थिति ये है कि अगर यहाँ उद्योग धंधे स्थापित हो जाए, यथावत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ जाए, तो शायद ये आपाधापी जो है, आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, माफिया राज है, ये सारे खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार उस पर काम तो करे, हम तो उसी की मांग कर रहे, हम तो अक्सर उसी की बात करते। रहा सवाल, अभी हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि 70 सालों में हमने कुछ नहीं किया। ईमानदारी से बताइए कि ये नहरें जो खुदी हुई हैं पूरे देश में, ये कांग्रेस पार्टी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। दूसरी बात, रेलवे से लेकर, सड़कों से लेकर के गांव-गांव बिजली है, वो कांग्रेस की देन है। जिस मोबाइल के स्काइप से हम और आप डिबेट कर रहे बैठ करके स्टूडियो में, हम यहाँ स्काइप पे बैठे हुए, ये देन भी कांग्रेस पार्टी की, आदरणीय राजीव गांधी की। जिस गाड़ी से चल करके आप वहाँ स्टूडियो पहुंचे होंगे, गाड़ी से चल के आप वक्त फिसल रहा है। रविंद्र जी, तीसरे विमान को इनका तो वक्त थोड़ा हाथ से फिसल रहा है। मृगेंद्र जी को इनका तो इसी पर्याप्त गल्ला उत्पादन नहीं होता था, ठीक है, अनाज उत्पादन नहीं होता था, हम आयात शशिकांत जी प्लीज, रवि जी प्लीज, मैं मृगेंद्र जी को इन करना चाहता हूँ। मृगेंद्र जी, ये जो लोकल इन्वेस्टर समिट हम इसे कह सकते हैं, शब्द ये नहीं दिया सरकार ने, जैसे हजारों कल कारखाने लगाए। ठीक है रविंद्र जी, मैं मृगेंद्र जी को इन कर लेता हूँ। मृगेंद्र जी, लोकल इन्वेस्टर समिट, ये नाम नहीं दिया हालांकि सरकार ने, हम तो दे सकते हैं। ये जो लोकल इन्वेस्टर समिट का प्लान किया है, और जो मतलब मेरा जो सर्वोत्तम संज्ञान है इस बारे में वो ये है कि अगर लोकल भी कोई आदमी वहां लगाना चाहता है, बड़ा उद्योग या ये, और इलाके के लोगों को रोजगार मिल जाए बाहरी इन्वेस्टर आने के अलावा, तो उसे भी प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा निर्णय है।
निर्णय सब अच्छे हैं, लेकिन क्रियान्वयन होना चाहिए। आप उठा के देखिए कि इन्वेस्टर जो आते हैं यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए, MOU करके सिंगल भाग विंडो जाते हैं। सिस्टम की बात की जाती है। सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं ढूंढते ढूंढते। आपको ज़मीन चाहिए, पटवारी को ढूंढ लीजिए, पटवारी अगर फ़ोन उठा ले तो हम जो कहें इन्वेस्टर बेचारे इसी में परेशान होकर चले जाते। आखिर और राज्यों की जो व्यवस्था है क्यों नहीं कर सकते? मैं एक छोटा सा उदाहरण उत्तर प्रदेश की दे रहा हूँ। क्या व्यवस्था की गई है कि कोई इन्वेस्टर देख के आए कि ज़मीन है, हमें दिखा दिया कहाँ पसंद है, हम उद्योग डालेंगे, ठीक है, उसको ये बता दिया जाता है कि भैया इतनी तारीख को आप आ जाना, आपको ऑर्डर सही से पूरी कब्जा मिल जाएगा। आखिर वो एक लाइजनिंग ऑफिसर रखा जाता है जो उससे सीधे बात करता है, उद्योग पर जो भी आता है, कंपनी बड़ी कंपनी का हो या सीईओ हो, अब बता दिया जाता है कि इस होटल में रुके हैं, उसको जाकर ऑर्डर देके कलेक्टर फोन चला जाता है। मुझे आपको वक्त आखिर ये इजाजत व्यवस्था नहीं क्यों नहीं देता हो सकती है? इससे ज्यादा चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मैं सहमत हूं मृगेन जी की बात से, जो वो कह रहे हैं कि भाई ये बहुत सारे जो हमने अभी कागज हाथ में रख के बैठा हुआ था, ये सारे निर्णय बहुत अच्छे हैं। बस महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इसे जिस तरह से यहां लिखा गया यथावत वो अगर जमीन तक पहुंच जाएंगे तो वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जनप्रिय नेता के तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की इमेज जो है वो बन सकती है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।